दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी पेश कर रहा हूँ। इसमें 4 अलग अलग प्लॉट हैं। उनके अपने अलग पात्र हैं, या यूं कहिए कि इस किस्से के 4 अलग अलग भाग हैं। लेकिन ये चारों कड़ी आपस में एक दिलचस्प तरीके से जुड़ी हैं। ये दास्तान आपसे उन 4 हैरत अंगेज प्लॉटों को जोड़कर प्रस्तुत करेगी और आप देखेंगे कि इनका आपस में मिलाव है। बात अप्रैल सन 1912 की एक दुर्घटना के बारे में है। इस वारदात की खबर कुछ ही घंटों में दुनिया भर में फैल गई थी। आज से ठीक 113 वर्ष पहले आज ही के दिन 15 अप्रैल साल 1912 की बात है। ये सुनिए, ऐसा क्या हुआ था उस दिन। ये हादसा एक बिल्कुल नए जहाज के अटलांटिक महासागर में डूबने का था। उस वक्त तक हवाई सफ़र मुसाफिरों के लिए उपलब्ध नहीं था। एक देश से दूसरी जगह जाने के लिए स्टीम के जहाज़ ही एकमात्र विकल्प थे। ये सफ़र समुद्र में होता था। इस घटना से कुछ सप्ताह पहले दुनिया भर के जहाज़ों में सबसे आधुनिक और बड़े साइज का पोत टाइटैनिक के नाम से निर्मित हुआ। ये प्रचार किया गया था कि ये तब तक का सबसे बड़ा, आधुनिक सुविधाओं से लैस और बिल्कुल सुरक्षित शिप है। इसके बिल्डरों का दावा था कि ये प्रैक्टिकली अनसिंकेबल है। बदकिस्मती देखिए कि ये अपने पहले सफ़र में ही डूब गया। ये 4 वीडियो आपसे खुलासा करेंगे कि टाइटैनिक के डूबने से मैरी डेनबर ह्यूलेट नाम की एक 56 वर्षीय महिला का, लखनऊ शहर का और परोक्ष रूप में मुझसे क्या ताल्लुक है। मैरी डेनबर ह्यूलेट इस दास्तान की प्रमुख कड़ी थी। हर वीडियो में आपकी जानकारी के लिए कुछ रोचक तस्वीरें भी पेश की जाएंगी। इस पहले वीडियो में आप 24 पिक्चर देखेंगे। टाइटैनिक उस समय हकीकत में विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। उसमें 2100 से अधिक यात्री और कार्मिक थे। ये व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी का जहाज था और इस पोत का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी RMS टाइटैनिक था। इसको हरलैंड एंड वुल्फ शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया था बेलफास्ट में। व्हाइट स्टार लाइनर के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब कोई जहाज़ अपने पहले सफ़र में ही डूब गया हो। कंपनी ने ओलंपिक्स क्लास के 2 ओशन लाइनर क्लास के 3 जहाज़ बनाए थे। उस श्रृंखला में टाइटैनिक दूसरा था। अन्य 2 जहाज़ों के नाम थे ओलंपिक और ब्रिटेनिक। व्हाइट स्टार लाइनर के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस खुद टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे। उनका जाना वाजिब भी था। ब्रूस की इच्छा थी कि वो बहुत अमीर और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए अव्वल दर्जे की सुविधा पेश करें। कंपनी के पेरेंट कॉरपोरेशन के फाइनेंसर JP मॉर्गन नाम के व्यक्ति थे। 2 अप्रैल 1912 को इस जहाज़ का निर्माण पूरा हुआ। जहाज़ को टेस्ट करने के लिए इसका समुद्र में ट्रायल माने सी ट्रायल 2 अप्रैल 1912 को हुआ। 80 मील के टेस्ट में जहाज़ को विभिन्न स्पीड या रफ्तारों पर चलाया गया। आयरिश सागर में 12 घंटे तक जहाज़ को मोड़ने घुमाने का इम्तिहान लिया गया और इस परीक्षा के दौरान 850 गज के अंदर क्रैश स्टॉप की
जांच भी की गई। इन सब परीक्षाओं में कामयाब होने पर ऑथराइज्ड सर्वेयर ने जहाज को समुद्र में जाने के लिए फिट करार करके सी वर्दी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 8 दिन बाद ये जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला। उस पहले सफर से पहले आइए इसका टेक्निकल डेटा का मुलाहिजा करें। इसका पूरा टनेज 46,329 GRT था। डिस्प्लेसमेंट की क्षमता 52,310 थी। इसकी लंबाई करीब 882 फीट, चौड़ाई 92.5 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। जहाज का पानी के नीचे 64.5 फीट हिस्सा रहता था। इसमें 3 मुख्य इंजन थे। इनमें 2 ट्रिपल एक्सपेंशन 8 सिलेंडर वाले और 1 लो प्रेशर का टरबाइन इंजन था। रेसिप्रोकेटिंग इंजन का आउटपुट 30,000 हॉर्स पावर और स्टीम टरबाइन का 16,000 हॉर्स पावर था। टाइटैनिक में कुल 6,611 टन कोयला रखने का इंतजाम था और उसके अलावा 1,092 टन कोयला होल्ड नंबर 3 में रखने का व्यवस्था थी। टाइटैनिक में कुल 9 डेक थे। दूसरे शब्दों में कहें कि 9 मंजिला जहाज था ये, और ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जी तक विभाजित थे और उनके अतिरिक्त बोट डेक, ऑरलोप और टैंक डेक भी थे। जहाज की कैपेसिटी मैक्सिमम 2,453 मुसाफिर थी और 874 सेलर के लिए स्थान था। इस प्रकार कुल 3,327 व्यक्तियों के लिए इसमें स्थान था, जिसमें फर्स्ट क्लास में 833, सेकंड क्लास में 614 मुसाफिर और 1,006 व्यक्ति पैसेंजर क्लास में सफ़र कर सकते थे। नाविकों को मिलाकर कुल नफरी 2,240 थी। मुसाफिरों के लिए टाइटैनिक में उस समय की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध थीं। समृद्ध मुसाफिरों के आराम और पसंद का पूरा ध्यान रखा गया था। देखा जाए तो एक हीटेड स्विमिंग पूल था, स्क्वाश कोर्ट था, टर्किश बाथ की सुविधा थी, एक जिम्नेजियम, बार्बर शॉप और पर्शियन कैफ़े भी उपलब्ध थे। ये अपने समय का निश्चय ही सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था। अमेरिका और यूरोप में इसकी पहली ट्रिप बहुत चर्चा का विषय थी। लोग इस यात्रा के बारे में सब जानकारी हासिल करने को उत्सुक थे। टाइटैनिक सोमवार को सुबह 2:20 पर डूबा। वास्तव में क्या हुआ था, ये आपको विस्तार से बताया जाएगा। टाइटैनिक ने 11 अप्रैल को यूरोप में क्वींसटाउन, आयरलैंड से अपना आगे का सफ़र शुरू किया। दिन के लगभग 1:30 बजे थे। ये यात्रा साउथैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को 12:15 बजे शुरू हुई थी। फ्रांस में शेरबोर्ग और क्वींसटाउन होते हुए ख़त्म होनी थी न्यूयॉर्क में। साउथैम्पटन, जैसा आपको पता हो, इंग्लैंड के दक्षिणी किनारे पर बसा एक नगर है। ये लंदन से लगभग 80 मील दक्षिण पश्चिम में है। सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में ये एक है और लीनियर बंदरगाह के रूप में मशहूर है। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। जनवरी 1850 में जन्मे 62 वर्षीय स्मिथ 13 वर्ष की आयु से ही समुद्री जीवन से जुड़ गए थे। कमांडर की रैंक में उन्होंने बोर युद्ध में भाग लिया था। वो रॉयल नेवल रिजर्व के अफसर थे। नेवी में वो
कमांडर के रैंक तक पहुंच गए थे। 1880 से वो व्हाइट स्टार लाइन में कार्यरत थे। 1903 में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम ने उन्हें ट्रांसपोर्ट मेडल से सम्मानित किया था और टाइटैनिक से पहले भी वो 2 विशालकाय जहाज बाल्टिक और एड्रियाटिक के कप्तान रह चुके थे। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर विलियम मैकमास्टर मर्डॉक भी रॉयल नेवी रिजर्व के अधिकारी थे। 39 वर्षीय मर्डॉक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी में पिछले 12 वर्ष से कार्यरत थे। इस घटना के बाद उनका मृत शरीर कभी नहीं मिला और उनकी जिम्मेदारी जो ड्यूटी थी वो 10 से 2 बजे तक दिन और रात के समय वॉच करने की थी। चीफ ऑफिसर के पद पर हेनरी वाइल्ड थे। अपने दोस्तों में वो हैरी नाम से प्रसिद्ध थे। रॉयल नेवी रिजर्व में सब लेफ्टिनेंट के रैंक पर थे। कम उम्र से ही वह सामुद्रिक जीवन से जुड़ चुके थे। जहाज से उन्होंने अपनी बहन को भेजे एक पत्र में लिखा था कि उन्हें टाइटैनिक के बारे में कुछ अजीब एहसास या फीलिंग हो रही है। पता नहीं अब कि ऐसा क्या लगा था उनको। टाइटैनिक में सवार सबसे धनी मुसाफिर जॉन जेकब एक्टर 4 थे। वो एक इन्वेंटर और उपन्यासकार भी थे। साइंस फिक्शन पर लिखते थे। न्यूयॉर्क में एस्टोरिया, निकरबॉकर और सेंट रेगिस होटलों के मालिक थे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती थी। कर्नल रैंक के अफसर थे। 47 वर्षीय ईस्टर की पत्नी मैडलिन, जो एज में 18 वर्ष की थीं, वो उनके साथ में थीं। उस समय प्रेग्नेंट थीं। उन्हें टाइटैनिक की दुर्घटना में लाइफ बोट में स्थान मिल गया था। दुर्भाग्यवश उनके पति को नहीं, क्योंकि उस समय लाइफ बोट में केवल महिलाओं और बच्चों को उतारा जा रहा था। जॉन जेकब का मृत शरीर 1 सप्ताह बाद मिला और 4 साल बाद मैडलिन ने अपने बचपन के दोस्त विलियम कार्ल डिक से विवाह कर लिया। आइए बात करें कि टाइटैनिक डूबा कैसे। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत से ही आइसबर्ग यानी हिमखंडों के बारे में जहाज को वार्निंग मिल रही थी। सबसे पहली चेतावनी 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे कैरोनिया शिप से मिली। तब जहाज उस इलाके में पहुंचा जहां आइसबर्ग अधिक थे। रात में 2 रेडियो ऑपरेटर्स की ड्यूटी लुकआउट के रूप में तैनात थी और उनके नाम थे फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। ये दोनों मार्कोनी कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन दोनों का अधिक समय मुसाफिरों के मैसेज भेजने में लग रहा था। और हैरत की बात यह है, जो बाद में पता चला, कि उन दोनों के पास बाइनोकुलर या दूरबीनें नहीं थीं। 14 अप्रैल की रात में 11:40 पर कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 400 नॉटिकल मील पर एक आइसबर्ग नजर आया। फ्रेडरिक फ्लीट की खतरे की 3 घंटियों की आवाज सुनते ही मर्डॉक ब्रिज विंग से ब्रिज की ओर दौड़े। वो चिल्लाए, हार्ड स्टार बोर्ड। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने जहाज बाईं तरफ घुमाने का हुक्म दिया। कप्तान स्मिथ ने जहाज का रुख दक्षिण की तरफ करवाया, लेकिन रफ्तार पहले के समान जारी रखी, जो 22 नॉटिकल मील प्रति घंटा थी। ये हुक्म टक्कर से नहीं बचा सका। रात में 23:40 पर टकराव हुआ। बर्फ से टकराने से 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट रप्चर हो गए और तुरंत ही जहाज के फॉरवर्ड कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। कप्तान स्मिथ ने आदेश दिया
कि बचाव के लिए संकेत या डिस्ट्रेस सिग्नल का ऑप्शन तुरंत इस्तेमाल किया जाए। पहला सिग्नल कारपेथिया जहाज ने 15 अप्रैल को 22:20 पर आधी रात को देखा। तब वो जहाज 107 किलोमीटर यानी समुद्र की बात कहें तो 3 घंटे से अधिक के सफर की दूरी पर था। ओलंपिक जहाज पर भी सिग्नल मिला। एक अन्य जहाज कैलिफोर्नियन अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक था। दुर्भाग्यवश उसका रेडियो सेट तब बंद था। टाइटैनिक का आखिरी ट्रांसमिशन 15 अप्रैल 1912 को रात में 2:10 पर रिकॉर्ड किया गया। टाइटैनिक में तुरंत ही लाइफ बोटों को पानी में उतरवाना शुरू कर दिया गया और पहली लाइफ बोट कारपेथिया में सुबह 4:10 पर पहुंची। महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले टाइटैनिक के बाहर भेजा गया। जहाज के पास 20 लाइफ बोट थे, उनमें कुल 1178 लोग जा सकते थे। अजीब बात यह है कि उस अफरा तफरी में लाइफ बोटों की कुल क्षमता यानी लेट डाउन कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो सका। मसलन लाइफ बोट नंबर 7 की क्षमता 65 लोगों की थी, लेकिन उसमें कुल 27 व्यक्ति बाहर भेजे जा सके। इस तरह से कुल मिलाकर 750 जानें बचाई जा सकीं और तब समुद्र का पानी बर्फीला ठंडा था। उस समय ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ यात्री और जहाज़ों, जिनके नाम थे वर्जीनिया, पेरिशियन तथा कैलिफोर्नियन, में बचा लिए गए हैं। बाद में पता चला कि ऐसा हुआ नहीं। 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा गया। जहाज का कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर नहीं दिख रहा था। टाइटैनिक की दुर्घटना में कुल 1503 मौतें हुई, जिसमें 815 मुसाफिर और 668 क्रू थे। इस वीडियो के साथ आप मंगलवार 16 अप्रैल 1912 के न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तस्वीर देखेंगे। ये अमेरिका का लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर है। उसमें छपी 3 पेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट स्टार लाइन के अफसरों को पूरी उम्मीद थी कि सब मुसाफिर सुरक्षित हैं, बचा लिए गए हैं। काश ये हो सकता। इस दुर्घटना के बारे में लंबी जांच और इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल सका। जैसे कि ये जहाज 2 हिस्सों में क्यों टूटा? टाइटैनिक के कुल 2240 व्यक्तियों के लिए केवल 20 लाइफ बोट क्यों थे? लाइफ बोट ड्रिल का रिहर्सल क्यों नहीं किया गया था? नाविकों को दूरबीनें या बाइनोकुलर क्यों नहीं बांटे गए थे? जहाज पर इतना कंफ्यूजन क्यों था? पूरे जहाज के लिए संकट या खतरे की घोषणा क्यों नहीं की गई थी? टाइटैनिक का मलबा अब भी उत्तरी अटलांटिक सागर में 12,500 फीट की गहराई पर पड़ा हुआ है। अमेरिका और फ्रांस के गोताखोरों ने इसका पता 1985 में लगाया था। ये मलबा इंटरनेशनल वाटर में लगभग 15 वर्ग मील के दायरे में बिखरा पड़ा है और ये स्थान अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरीटाइम हेरिटेज की सबसे मूल्यवान संपदा मानी जाती है। आज इतना ही टाइटैनिक के बारे में। अगला वीडियो 20 अप्रैल को शाम 8 बजे शेड्यूल्ड है। आपसे ये भी कहना है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने कमेंट और फीडबैक डायरेक्टली यूट्यूब पर दें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।